नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बाली का चौथा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। राजलक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों के चले जाने से आशा बहुत निराश हो जाती है और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है। साथ ही उसे घर संभालना भी नहीं आता, वो अलग परेशानी। परंतु महेंद्र इन सब का बहुत आनंद लेता है। वह कहता है कि हम दोनों मिलकर घर के सारे काम कर लेंगे। परंतु थोड़े ही दिनों में घर की दुर्दशा हो जाती है। आशा को बहुत ग्लानि होती है कि वह घर को अच्छी तरह संभालना नहीं जानती। वह महेंद्र से भी परेशान होने लगती है क्योंकि महेंद्र उसे कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। वह महेंद्र से कहती है कि वो माँ को गांव से बुला लाए। महेंद्र के चिट्ठी लिखने से राजलक्ष्मी जब वापस आती है तो घर की दुर्दशा देखकर दंग रह जाती है, परंतु आशा के व्यवहार में बहुत अंतर देखती है। जो आशा पहले राजलक्ष्मी से भागी भागी फिरती थी, अब उनके पीछे पीछे घूमकर घर के काम सीखना चाहती है। मगर राजलक्ष्मी इस बार गांव से अकेली नहीं आई हैं। विनोदिनी भी उनके संग आई है। विनोदिनी और आशा में मित्रता हो जाती है। आशा भी एक अच्छी सहेली की तलाश में थी। आशा कहती है कि अब हम दोनों सखियां हैं, क्यों ना हम एक दूसरे का कोई नाम रख छोड़ें। आशा के सुझाए बहुत सारे नामों को नकार कर विनोदिनी एक दूसरे के लिए आंख की किरकिरी यानी चोखेर बाली नाम चुनती है। दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगती हैं। इससे महेंद्र चिढ़ जाता है। वह राजलक्ष्मी से कहता है कि वो विनोदिनी को उसके गांव भेज दें, पर राजलक्ष्मी कहती है कि उसके यहाँ रहने से उन्हें बहुत आराम है। आशा चाहती है कि विनोदिनी उसके पति महेंद्र के सामने आए। वह विनोदिनी से ये बात कहती है तो वो साफ इनकार कर देती है। तब वह महेंद्र से कहती है कि वो विनोदिनी के सामने नहीं आते, बात नहीं करते, इससे उसे अच्छा नहीं लगता। महेंद्र भी विनोदिनी से मिलने से इनकार कर देता है। आशा बहुत मना पटाकर महेंद्र को विनोदिनी से मिलने के लिए राजी कर लेती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। शरद की धुली दोपहरी। महेंद्र के कमरे में विनोदिनी आशा को कारपेट के जूते बनाना बता रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक कर गिनती में भूल करके अपने आप को बेहद सीधा दिखा रही थी। विनोदिनी ने आखिर तंग आकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ कारपेट झपट कर गिरा दिया और जल्दी से कहा, यह तुम्हारे बस का नहीं, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस जरा देर और देखो, अब भूल नहीं होगी। आशा सीने से लग गई। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदिनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंख गड़ाए हुए धीरे धीरे हंसने लगी। विनोदिनी ने पूछा, एकाएक हंसी किस बात पर आ गई? आशा से और न रहा गया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और विनोदिनी के वदन पर कारपेट फेंक कर बोली, तुमने ठीक ही कहा, यह मेरे बस का नहीं। विनोदिनी से लिपटकर वह और जोर से हंसने लगी। विनोदिनी पहले से ही ताड़ गई थी। आशा की चंचलता और हाव भाव से उससे कुछ छिपा न था। वह यह भी खूब जान गई थी कि महेंद्र कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। निरी नादान बनकर उसने अपने आप को आशा के आसान जाल में फंसने दिया। महेंद्र ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं बदनसीब ही इस हंसी से क्यों वंचित हूं? चौंक कर विनोदिनी ने माथे पर कपड़े का पल्ला डाला और उठने लगी। आशा ने उसका हाथ पकड़कर दबाया। महेंद्र ने कहा, या तो आप बैठिए, मैं चला जाता हूं, या फिर आप भी बैठिए, मैं भी बैठता हूं। आमतौर से जैसा कि औरतें करती हैं, छीना झपटी शोरगुल करके विनोदिनी ने शर्म की धूम नहीं मचाई। उसने सहज स्वर में कहा, आपके ही अनुरोध से मैं बैठती हूं, लेकिन मन ही मन अभिशाप न दीजिएगा। महेंद्र ने कहा, अभिशाप दूंगा यह कि आप में देर तक चलने की शक्ति न रह जाए। विनोदिनी ने कहा, इस अभिशाप से मैं नहीं डरती, क्योंकि आपका देर तक ज्यादा देर का नहीं होगा, शायद अब खत्म भी हो चला। उसने फिर उठकर खड़ा होना चाहा। आशा ने उसका हाथ थाम लिया, कहा, सिर की सौगंध तुम्हें, कुछ देर और बैठो। आशा ने महेंद्र से पूछा, अब सच सच बताना, मेरी आंखों की किरकिरी कैसी लगी तुम्हें? महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं। आशा बहुत ही क्षुब्ध होकर बोल उठी, तुम्हें तो कोई अच्छी ही नहीं लगती,
सिर्फ एक को छोड़कर, आशा ने कहा। अच्छा, परिचय जरा जमने दो, फिर देखती हूं कि अच्छी लगती है या नहीं। महेंद्र बोला। जमने दो यानी ऐसा रवैया लगातार चला करेगा? आशा ने कहा। भलमनसाहत के नाते भी तो लोगों से बोलना चालना पड़ता है। एक दिन की भेंट के बाद ही अगर उससे मिलना जुलना बंद कर दोगे तो भला क्या सोचेगी बेचारी। तुम्हारा हाल भी अजीब है। कोई और होता तो ऐसी स्त्री को दौड़ दौड़ कर मिला करता, और तुम हो कि मानो आफत ही आ पड़ी हो। औरों से अपने फर्क की बात सुनकर महेंद्र खुश हुआ। बोला, अच्छा यही सही, मगर ऐसी जल्दीबाजी क्या? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूं, न तुम्हारी सखी को भागने की जल्दी है। लिहाजा बीच बीच में भेंट तो हुआ ही करेगी, और भेंट होने पर भलमनसाहत रखे इतनी अकल तो तुम्हारे पति के पास है ही। महेंद्र ने सोचा था अब से विनोदिनी किसी न किसी बहाने जरूर आ जाया करेगी, लेकिन उसने गलत समझा था। वह पास ही नहीं फटकती, कभी अचानक आते जाते भी नहीं मिलती। अपने स्त्री से वह इसका जिक्र भी न करता कि कहीं मेरा आग्रह झलक न पड़े। बीच बीच में विनोदिनी से मिलने की स्वाभाविक और मामूली सी इच्छा को छिपाए और दबाए रखने की कोशिश में उसकी आकुलता बढ़ने लगी। फिर विनोदिनी की उदासीनता उसे और उत्तेजित करने लगी। विनोदिनी से भेंट होने के दूसरे दिन प्रसंगवश यूं ही मजाक में महेंद्र ने आशा से पूछा, तुम्हारा यह अयोग्य पति तुम्हारी आंख की किरकिरी को कैसा लगा? महेंद्र को इसकी जबरदस्त आशा थी कि पूछने से पहले ही आशा से उसे इसका बड़ा अच्छा ब्यौरा मिलेगा, लेकिन सब्र करने का जब कोई नतीजा न हुआ तो इस ढंग से वह पूछ बैठा। आशा मुश्किल में पड़ी। विनोदिनी ने कुछ भी नहीं कहा। इससे आशा अपनी सखी से नाराज हुई थी। बोली, ठहरो भी, 2-4 दिन मिलजुल कर ही तो बात कहेगी। कल भेंट भी कितनी देर हुई और बातें भी कितनी हुई। महेंद्र इससे भी कुछ निराश हुआ और विनोदिनी के बारे में लापरवाही दिखाना उसके लिए और भी कठिन हो गया। इसी बीच बिहारी आ पहुंचा। पूछा, क्यों भैया, आज किस बात पर विवाद छिड़ा हुआ है? महेंद्र ने कहा, देखो ना, तुम्हारी भाभी ने कुमुदिनी या प्रमोदिनी से जाने क्या नाता जोड़ा है, लेकिन मुझे भी अगर उससे वैसा ही कुछ नाता जोड़ना पड़े तो जीना मुश्किल जानो। आशा के घूंघट के अंदर घोर कलह छिड़ाई। बिहारी जरा देर चुपचाप महेंद्र की ओर ताकता रहा और हंसता रहा। बोला, भाभी यह तो अच्छी बात नहीं, यह सब भुलाने की बातें हैं। तुम्हारी आंख की किरकिरी को मैंने देखा है। अगर और भी बार बार देख पाऊं तो उसे दुर्घटना न समझूंगा, यह मैं कसम खाकर कह सकता हूं। इतने पर भी महेंद्र जब कबूल नहीं करना चाहते तो दाल में कुछ काला है। महेंद्र और बिहारी में बहुत भेद है। आशा को इसका एक और सबूत मिला। अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक हो आया। पहले भी एक बार उसने यह सीखना शुरू करके छोड़ दिया था। उसने फिर से कैमरे की मरम्मत की और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। घर के नौकर चाकरों तक की फोटो वह लेने लगा। आशा जिद पकड़कर बैठ गई। मेरी सखी की तस्वीर लेनी पड़ेगी। बहुत मुख्तसर में महेंद्र ने जवाब दिया, अच्छा। और उससे भी मुख्तसर में उसकी आंख की किरकिरी ने कहा, नहीं। आशा को इसके लिए एक बार फिर तरकीब खोजनी पड़ी। तरकीब यह थी कि आशा किसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाएगी और सोते समय ही उसकी तस्वीर लेकर महेंद्र एक खासा सबक देगा। मज़े की बात यह कि विनोदिनी कभी दिन में सोती नहीं, लेकिन उस दिन उसे आशा के कमरे में झपकी आ गई। बदन पर लाल ऊनी चादर डाले, खुली खिड़की की तरफ मुंह किए, हथेली पर सिर रखे वह ऐसी सुंदर अदा से सोई थी कि महेंद्र ने कहा, लगता है फोटो खिंचाने के लिए तैयार हुई है। महेंद्र दबे पांव कैमरा लेकर आया। किस तरह से तस्वीर अच्छी आएगी यह तय करने के लिए विनोदिनी को बड़ी देर तक बहुत अच्छी तरह देख लेना पड़ा। यहाँ तक कि कला के खातिर उसके बिखरे बालों को जरा हटा देना पड़ा। नहीं जचा तो उसे फिर से सुधार लेना पड़ा। कानों कान उसने आशा से कहा, पाँव के पास से चादर को जरा बाईं तरफ खिसका दो। भोली आशा ने उसके कानों में कहा, मुझसे ठीक से न बनेगा, कहीं नींद टूट जाए तो।
तुम ही जाकर खिसका दो ना। महेंद्र ने चादर खिसका दी और तब उसने तस्वीर खींचने के लिए कैमरे में प्लेट डाली। यह करना था कि खटका हुआ और विनोदिनी हिल उठी। लंबा निश्वास छोड़कर घबराकर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदिनी बेहद नाराज हुई। अपनी जलती हुई आंखों से महेंद्र पर चिंगारियां बरसाती हुई बोली, बहुत बुरी बात है। महेंद्र ने कहा, बेशक बुरी बात है, लेकिन चोरी भी की और चोरी का माल भी हाथ न लगा। इससे तो मेरे दोनों काम गए। इस बुराई को हो लेने दीजिए, उसके बाद मुझे सजा दीजिए। आशा भी बहुत आरजू मिन्नत करने लगी। तस्वीर ली गई, लेकिन पहली तस्वीर खराब हो गई। लिहाजा दूसरे दिन दूसरी तस्वीर लिए बिना फोटोग्राफर न माना। उसके बाद मित्रता के चिन्ह स्वरूप दोनों सखियों की एक साथ एक तस्वीर लेने की बात आई। विनोदिनी ना न कह सकी, बोली, लेकिन यही आखिरी है। यह सुनकर महेंद्र ने उस तस्वीर को बर्बाद कर दिया। इस तरह तस्वीर लेते लेते परिचय काफी आगे बढ़ गया। बाहर से हिला डुला दो तो दबी राख में आग फिर से लहक उठती है। आशा और महेंद्र की मोहब्बत का उत्साह मंद पड़ता जाता था। वह तीसरी तरफ की ठोकर से फिर जाग उठा। आशा में हंसी दिल लगी की ताकत न थी, पर आशा उससे थकती न थी। लिहाजा विनोदिनी की आड़ में आशा को बहुत बड़ा आश्रय मिल गया था। महेंद्र को हमेशा आनंद की उमंग में रखने के लिए उसे लोहे के चने नहीं चबाने पड़ते थे। विवाह होने के कुछ ही दिनों में आशा और महेंद्र एक दूसरे के लिए अपने आप को उजाड़ने पर आमादा थे। प्रेम का संगीत शुरू ही पंचम के निषाद से हुआ था। सूद के बजाय पूंजी ही भुनाकर खाने पर तुले हुए थे। अब उसकी अपनी कोई कोशिश न रह गई। महेंद्र और विनोदिनी जब हंसी मजाक करते होते तो वह बस जी खोलकर हंसने में साथ देती। पत्ते खेलने में महेंद्र आशा को बेहतर चकमा देता तो आशा विनोदिनी से फैसले के लिए गिड़गिड़ाते हुए शिकायत करती। महेंद्र कोई मजाक कर बैठता या गैर वाजिब कुछ कहता तो आशा को यह उम्मीद होती कि उसकी तरफ से विनोदिनी उपयुक्त जवाब देगी। इस प्रकार तीनों की मंडली जम गई, मगर इससे विनोदिनी के काम धंधे में किसी तरह की ढिलाई नहीं आई। रसोई, गृहस्थी के दूसरे कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवन जतन सारा कुछ समाप्त करके ही वह इस आनंद में शामिल होती। महेंद्र आजीजी से कहता, नौकर मेहरी को काम नहीं करने देती हो, चौपट करोगी तुम उन्हें। विनोदिनी कहती, काम न करके खुद चौपट होने से तो बेहतर ही है। चलो तुम अपने कॉलेज जाओ। महेंद्र, ऐसे बदला लोगी तुम? विनोदिनी, ना ना, यह नहीं होने पाएगा। गाड़ी तैयार है, चलो जाओ, जाना ही पड़ेगा। मैंने तो गाड़ी को मना कर दिया था। विनोदिनी, मैंने कह रखा था। कहकर उसने महेंद्र की पोशाक लाकर हाजिर कर दी। महेंद्र, तुम्हें तो राजपूत घर में पैदा होना चाहिए था। लड़ाई के समय अपने आत्मीय को कवच पहनाती। मौज मजे के लिए कॉलेज न जाना, पढ़ाई में ढिलाई करना विनोदिनी कतई न सह पाती थी। उसके कठोर शासन से दिन दोपहर का विनोद एक बारगी उठ गया और सांझ का अवकाश महेंद्र के लिए बड़ा ही रमणीक और मनोहर हो उठा। उसका दिन मानो अवसान के इंतजार में रहता। पहले बीच बीच में रसोई समय पर न बनती और महेंद्र को कॉलेज न जाने का बहाना मिल जाता। अब विनोदिनी सारा इंतजाम खुद करके समय पर रसोई बनाती। खाना खत्म होता कि महेंद्र को खबर दी जाती, गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाओ। पहले कपड़ों का इस तरतीब से रहना तो दूर ही रहा। यही पता न होता था कि वे धोबी के यहाँ हैं कि अलमारी की किसी गुफा में पड़े हैं। शुरू शुरू में विनोदिनी इन बेतरतीबियों के लिए महेंद्र के सामने आशा को मीठा उलाहना दिया करती थी। महेंद्र भी उस बेचारी की लाइलाज योग्यता पर स्नेह से हंस दिया करता था। अंत में सखी के नेह ने उसने आशा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो घर की शक्ल ही बदल गई। अचकन का बटन नदारद है। आशा झटपट कोई तरकीब नहीं निकाल पाती कि विनोदिनी आकर अचकन उसके हाथ से झटपट ले लेती और बात की बात में बटन टांक देती। एक दिन महेंद्र की परोसी हुई थाली बिल्ली ने जूठी कर दी। आशा परेशान। देखते ही देखते विनोदिनी ने रसोई से जाने क्या क्या लाकर काम चला दिया। आशा दंग रह गई।
अपने खाने पहनने, काम और आराम में हर बात में तरह तरह से महेंद्र को विनोदिनी के सेवा स्पर्श का अनुभव होने लगा। विनोदिनी के बनाए रेशमी जूते उसके पांवों में पड़े। विनोदिनी का बुना रेशमी गुलबंद गले में एक संस्पर्श जैसा लगा। इन दिनों आशा सखी के हाथों सज संवर कर इत्र मलकर पति के पास जाती। उसमें कुछ तो होता आशा का अपना और कुछ किसी और का। अपनी वेशभूषा के रूप और आनंद में वह अपनी सखी से मानो गंगा यमुना से मिलजुल गई है। बिहारी की अब वह कद्र न रही, उसकी बुलाहट नहीं होती। उसने महेंद्र को लिखा, कल इतवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। महेंद्र ने देखा यह तो इतवार ही गोबर हो जाएगा। उसने जल्दी से लिख भेजा, इतवार को कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। भोजन कर चुकने के बाद फिर भी बिहारी खोज खबर के लिए महेंद्र के यहाँ आ गया। नौकर से पता चला महेंद्र कहीं बाहर नहीं गया है। महेंद्र भैया कहकर उसने सीढ़ी से आवाज दी और कमरे में दाखिल हुआ। महेंद्र बड़ा अप्रतिभ हो गया। सिर में बेहिसाब दर्द है कहकर उसने तकिए का सहारा लिया। यह सुनकर और महेंद्र के चेहरे का हाव भाव देखकर आशा तो चकरा गई। उसने विनोदिनी की तरफ इस आशय से ताका कि क्या करना चाहिए। विनोदिनी खूब समझ रही थी कि मामला संगीन नहीं है, फिर भी घबरा कर बोली, बड़ी देर से बैठे हो, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं यूडी कोलोन लाती हूं। महेंद्र बोला, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। विनोदिनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से बर्फ मिले पानी में यूडी कोलोन डालकर ले आई। आशा को गीला रुमाल देती हुई बोली, उनके सिर पर बांध दो। महेंद्र बार बार कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो भी। बिहारी हंसी रोककर चुपचाप यह नाटक देखता रहा। महेंद्र ने मन में गर्व करते हुए कहा, कमबख्त बिहारी भी तो देखे कि मेरी कितनी इज्जत होती है। बिहारी खड़ा था। लाज से कांपते हाथों से आशा ठीक से पट्टी न बांध पाई। यूडी कोलोन की एक बूंद लुढ़क कर महेंद्र के आंखों में गिर गई। विनोदिनी ने आशा से रुमाल लेकर अपने कुशल हाथों से ठीक से बांध दिया। सफेद कपड़े के दूसरे टुकड़े को यूडी कोलोन में भिगोकर धीमे धीमे पट्टी पर निचोड़ने लगी। आशा घूंघट काढ़े पंखा झलती रही। स्निग्ध स्वर में विनोदिनी ने पूछा, महेंद्र बाबू, आराम मिल रहा है? आवाज में इस तरह शहद घोलकर विनोदिनी ने तेज कनखियों से बिहारी को देख लिया। देखा कौतुक से बिहारी की आंखें हंस रही हैं। उसको सब कुछ प्रहसन सा लगा। विनोदिनी समझ गई कि इस आदमी को ठगना आसान नहीं, इसकी पैनी निगाह से कुछ नहीं बच सकता। बिहारी ने हंसकर कहा, विनोदिनी भाभी, ऐसी तामीरदारी से बीमारी जाने का नहीं और भी बढ़ जाने की है। विनोदिनी, मैं मूर्ख स्त्री, मुझे इसका क्या पता? आपके चिकित्सा शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, क्यों? बिहारी, लिखा तो है ही। सेवा देखकर अपना भी माथा दुखने लगा। लेकिन फूटे कपाल को चिकित्सा के बिना ही चंगा होना पड़ता है। महेंद्र भैया का कपाल जोरदार है। विनोदिनी ने कपड़े का टुकड़ा रख दिया। कहा, न हमें क्या पड़ी, दोस्त का इलाज दोस्त ही करे। बिहारी ने सोचा, दूर रहने से अब काम नहीं चलने वाला। चाहे जैसे भी हो, इनके बीच अपने लिए जगह बनानी ही होगी। इनमें से किसी को यह पसंद तो न होगा, लेकिन फिर भी मुझे रहना ही पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना बिहारी महेंद्र के व्यूह में दाखिल होने लगा। उसने विनोदिनी से कहा, विनोद भाभी, पहले इस शख्स को इसकी माँ ने बर्बाद किया, अब इसकी बीवी बर्बाद कर रही है। तुम भी उस जमात में शामिल न हो जाओ, कोई नई राह सुझाओ। महेंद्र ने पूछा, यानी? बिहारी, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कोई नहीं पूछता। महेंद्र, तो उसे बर्बाद करो। बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं है बच्चू कि दरखास्त दे दी और मंजूर हो गई। विनोदिनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में वह खूबी न भी हो तो पराए हाथ से आ सकती है।
एक बार देख ही लो पनाह देकर। विनोदिनी, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह होना पड़ता है। क्या ख्याल है भाई आग की किरकिरी, अपने इस देवर का भार तुम ही उठाओ ना। आशा ने 2 अंगुलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदिनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदिनी को उल्लू बनाना चाहता है। यह बात उसे भी चुभी। उसने आशा से फिर कहा, यह तुम्हारा भिखारी देवर मुझे इंगित करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा भी तमतमा उठा। दूसरे ही दम वह हंसकर बोला, यूं दूसरों पर टाल देना ठीक नहीं। विनोदिनी समझ गई कि बिहारी सब बंटाधार करके आया है। इसके सामने हथियार बंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी आजीज आ गया था। बोला, बिहारी तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है उसी से खुश हैं। बिहारी, खुद ना पढ़ना चाहते हो सो तो ठीक है, मगर किस्मत में लिखा जो होता है उस व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदिनी, बहरहाल आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी लहर किधर से आती है। व्यंग्य की हंसी हंसकर विनोदिनी ने आशा को दबाया तो आशा कुढ़कर चली गई। बिहारी मुंह की खाकर गुस्से में भी चुप रहा। वह जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं आग की किरकिरी को भेजे देती हूं। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इससे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया अपना सत्यानाश करना चाहते हो तो करो, तुम्हारी ऐसी ही आदत रही है, लेकिन जो सरल हृदय की साध्वी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है ना, उसका सत्यानाश तो न करो। अभी से कहता हूं ऐसा न करो। यह कहते कहते बिहारी का गला रुंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, बुझावल रहने दो, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, मैं 2 टूक ही कहूंगा। विनोदिनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत शुभे के निगाह से देखते हो तो तुम्हारा घर के अंदर जाना ठीक नहीं। इतने में विनोदिनी एक थाली में मिठाइयां ले आई और बिहारी के सामने रखी। बिहारी बोला, अरे यह क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदिनी बोली, ऐसे भी क्या बात, मुंह तो मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी बोला, मेरी दरखास्त मंजूर हुई शायद, आदर सत्कार शुरू हो गया। विनोदिनी होठ दबाकर हंसकर बोली, आप देवर जो ठहरे, रिश्ते का जोर तो है ही, जहां दावा कर सकते हैं वहां भीख क्या मांगना। आदर तो आप छीन कर ले सकते हैं। क्या कहते हैं महेंद्र बाबू। महेंद्र ने कोई टिप्पणी नहीं की। विनोदिनी, बिहारी बाबू आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराजगी से, किसी और को बुलाना पड़ेगा। बिहारी, नहीं जरूरत नहीं, जो मिला है काफी है। विनोदिनी, मजाक, आपसे तो पार पाना मुश्किल है, मिठाई से भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं गया, बल्कि उसने भी साथ दिया। सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया और बोला, बिहारी तुम लाख अपने हो, विनोदिनी अपने घर की तो नहीं है, तुम सामने होते हो तो उसे कैसे झिझक होती है। बिहारी ने कहा, अच्छा, तब तो यह ठीक नहीं, उन्हें अगर ऐतराज है तो मैं सामने न जाऊंगा। महेंद्र निश्चिंत हुआ। यह अप्रिय काम इतनी आसानी से बन जाएगा वह सोच भी न सका था। बिहारी से वह डरता था। बिहारी उसी दिन महेंद्र के घर गया और बोला, विनोद भाभी मुझे माफ कर दो। कैसी माफी। महेंद्र से मालूम हुआ कि मैं यहां आपके सामने होता हूं, इसलिए आप नाराज हैं। आज मैं माफी मांगकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। विनोदिनी, ऐसा भी होता है भला, मैं तो आज हूं कल नहीं रहूंगी,
मेरी वजह से आप क्यों रुखसत होंगे? इतना झमेला होगा यह जानती तो मैं यहाँ आती ही नहीं। यह कहकर विनोदिनी मुंह मलिन किए आंसू छिपाने को तेजी से चली गई। बिहारी के मन में आया, झूठे संदेह पर मैंने नाहक ही विनोदिनी के मन को चोट पहुंचाई है। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजलक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली, महेंद्र, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली हो गई है। महेंद्र ने पूछा, क्यों? उन्हें यहाँ कोई तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं, वह कहती है मुझ जैसी विधवा ज्यादा दिन दूसरे के घर में रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र क्षुब्ध होकर बोला, तो यह पराया घर है? बिहारी बैठा था। महेंद्र ने उसे खींची निगाह से देखा। बिहारी ने सोचा था कल मैंने जो कुछ कहा उसमें निंदा का आभास था, शायद उसी से विनोदिनी का जी दुखा। पति पत्नी दोनों विनोदिनी से रूठ रहे। आशा बोली, हमें पराया समझती हो बहन? महेंद्र बोला, इतने दिनों में हम पराये हो गए? विनोदिनी ने कहा, हमें क्या तुम आजीवन पकड़े रहोगी? महेंद्र बोला, ऐसी जरूरत कहाँ? आशा, फिर ऐसे क्यों हमारे जी को चुराया तुमने? उस दिन कुछ भी तय न हो सका। विनोदिनी बोली, नहीं बहन, बेकार है। 2 दिनों के लिए ममता न बढ़ाना ही ठीक है। यह कहकर अकुलाई हुई आंखों से उसने एक बार महेंद्र को देखा। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोद भाभी, यह अचानक जाने की जिद क्यों? कसूर किसी और ने किया और उसकी सजा आप क्यों भुगतें? मुंह फेरकर विनोदिनी बोली, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर है मेरी तकदीर का। बिहारी, आप चली गईं तो मुझे यही लगता रहेगा कि आप मुझे से नाराज होकर चली गई हैं। करुण आंखों से विनती करती हुई विनोदिनी ने बिहारी की ओर ताका और कहा, आप ही कहिए ना, मेरा रहना उचित है? बिहारी मुश्किल में पड़ गया। रहना उचित है यह बात वह कैसे कहे? अंत में धीरे से बोला, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन 2-4 दिन रुक कर जाए तो क्या हर्ज है? अपनी दोनों आंखें झुकाकर विनोदिनी ने कहा, आप सब लोग रहने का आग्रह कर रहे हैं तो आप लोगों की बात टालकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मगर आप लोग गलती कर रहे हैं। यह कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी पलकों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें तेजी से ढुलकने लगी। बिहारी इन मौन आंसुओं से व्याकुल हो उठा और गंभीरता से बोला, महज इन कुछ ही दिनों में आपने सबका मन मोह लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अन्यथा न सोचे विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाहकर भी कौन विदा करेगा? आशा घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। घूंघट सरकाकर वह रह रहकर आंखें पोंछने लगी। आइंदा विनोदिनी ने जाने की बात न चलाई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।